हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस इन कस्टम्स। ये कस्टम एक्ट कहाँ अप्लीकेबल है। कस्टम एक्ट टोटल होल ऑफ इंडिया ये अप्लीकेबल है। तो जब भी हम कोई गुड्स इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे वो टाइम में हमारा कस्टम ड्यूटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी के साथ और भी ये ड्यूटी भी लगता है, वो बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई हम इंपोर्ट करेंगे, कोई गुड्स या एक्सपोर्ट करेंगे, वो टाइम में हमारा कस्टम ड्यूटी लगेगा और कस्टम एक्ट का हिसाब से और कस्टम टैरिफ एक्ट का हिसाब से उसमें ड्यूटी लगेगा। तो अभी हम इंपोर्ट क्या है वो समझते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या है, कोई भी गुड्स हम इंडिया को लाते हैं, आउटसाइड इंडिया से इंडिया आएगा। इंपोर्ट मतलब आउटसाइड इंडिया से कोई गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को ला रहे हैं। सपोज हम यूके से कोई गुड्स लेके आ रहे हैं इंडिया को, तो वो इंपोर्ट हो गया। कोई आउटसाइड इंडिया टू इंडिया जो भी हम गुड्स लाएंगे वो हो गया इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है, इंडिया से कोई हम गुड्स आउटसाइड भेजेंगे। सपोज हम इंडिया से कोई गुड्स भेज रहे हैं यूके, तो हो गया वो एक्सपोर्ट। तो इंडिया को अगर बाहर से हम गुड्स ला रहे हैं वो हो गया इंपोर्ट। जब हम इंडिया से कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं, तो वो हो गया एक्सपोर्ट। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब हम करेंगे वो टाइम में ये हमको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो कस्टम एक्ट का जो अप्लीकेबिलिटी रहेगा, जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तभी अप्लीकेबल होगा। वो एक्ट का हिसाब से हमको ड्यूटी देना पड़ेगा। तो अभी हम जब गुड्स क्या है, अभी हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोले, गुड्स को भी डिफाइन किया गया। गुड्स क्या है, कोई वेसल, गुड्स डिफाइन किया गया, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, स्टोर्स। अगर कोई एयरक्राफ्ट या स्टोर्स मतलब जो कोई एयरक्राफ्ट या कोई वेसल में जो गुड्स यूज होता है उसको स्टोर्स बोलते हैं, या बैगेज या करेंसी या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स जो ये बड़ा इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वो गुड्स हो जाएगा। तो गुड्स को जो डेफिनेशन जो दिया गया है, इट्स ए इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो ये जो स्पेसिफिकली बताया गया एंड एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी गुड्स है। तो जब भी हम कोई गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे वो टाइम में हमको ड्यूटी देना पड़ेगा। तो जब हम कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा 3 वे में कर सकते हैं, बाई लैंड या बाई सी या बाई एयर। तो हो सकता है बाई लैंड में हम कर रहे हैं। जब बाई लैंड करेंगे क्या करेंगे, हम कोई व्हीकल में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे। सी, जब हम कोई सी रूट यूज करेंगे इंडिया से मटेरियल बाहर भेजने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए या बाहर से इंडिया लाने के लिए, अगर हम सी में वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो वो टाइम में वेसल में करेंगे, या अगर हम एयर में करेंगे तो कोई एयरक्राफ्ट में करेंगे। तो अगर लैंड में करने से व्हीकल में करेंगे, सी में अगर करेंगे तो वेसल में करेंगे, अगर हम एयर में करेंगे तो एयरक्राफ्ट में करेंगे। ये जो 3 चीज़ें, ये क्या है, ये कन्वेंस, इसको बोलते हैं हम कन्वेंस। कन्वेंस डिफाइन क्या किया गया है, कन्वेंस इंक्लूड्स ए वेसल, एयरक्राफ्ट एंड ए व्हीकल। तो कन्वेंस मतलब जो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो करेंगे, जो वे में करेंगे, लैंड में करेंगे, सी में करेंगे, बाई एयर करेंगे, वो हिसाब से कन्वेंस व्हीकल होगा, वेसल होगा या एयरक्राफ्ट होगा। तो कन्वेंस को डिफाइन किया गया है, कन्वेंस इंक्लूड्स ए वेसल, एयरक्राफ्ट एंड ए व्हीकल। अभी हम डिस्कस करते हैं ड्यूटीबल गुड्स क्या है। जो भी हम गुड्स इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे वो ड्यूटीबल गुड्स मतलब जिसका ऊपर ड्यूटी देना है लेकिन अभी तक हम ड्यूटी पेमेंट नहीं किए। ड्यूटीबल गुड्स मतलब वो गुड्स चार्जेबल टू ड्यूटी, गुड्स चार्जेबल टू ड्यूटी, उसका ऊपर ड्यूटी लगेगा लेकिन अभी तक हम पेमेंट नहीं किए हैं, वो हो गया ड्यूटीबल गुड्स हो गया। तो जो भी हम सामान गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे हर गुड्स में नहीं लगेगा। ऐसा भी कुछ गुड्स है जिसका ऊपर कस्टम नहीं लगेगा, ड्यूटी नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो कैसे हम ड्यूटी पेमेंट कैसे करेंगे, हम ड्यूटी पेमेंट कैसे करेंगे, पहले हम ये समझे जब भी हम कोई गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे वो टाइम में ड्यूटी पेमेंट करना है। तो वो जो गुड्स को का ऊपर हम ड्यूटी पेमेंट कैसे करेंगे, उसका ऊपर असेसमेंट होगा। जो भी हम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको असेसमेंट होगा। सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड 1000 kg ऑफ आइटम है फॉर 10 लाख रुपीज़। ये इसमें हमको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। सपोज हम अज्यूम करते हैं आइटम ए का ऊपर
कस्टम ड्यूटी लगेगा वो ड्यूटीबल गुड्स है, वो हमारा जो कस्टम टैरिफ एक्ट में वो आइटम ए है, उसके लिए ड्यूटी है, कितना % ड्यूटी पेमेंट करना है वो भी बताया गया है। तो जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट में क्या होगा, ये असेसमेंट, ये जो आगे हम बहुत ये असेसमेंट हमारा आएगा, तो असेसमेंट में क्या होगा, तो असेसमेंट जब हमारा होगा, असेसमेंट मतलब वो जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सो आइटम ए, उसका ये ड्यूटेबिलिटी है या नहीं, उसका वो ड्यूटी लगेगा या नहीं, या अगर लगेगा कितना लगेगा। तो असेसमेंट में हमको ये होता है ना, जो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वो गुड्स का ऊपर वो ड्यूटी उसके ऊपर लगेगा या नहीं, अगर लगेगा कितना लगेगा, वो बारे में असेसमेंट होता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ये जो असेसमेंट का टाइम है क्या क्या हो सकता है ये भी बताया गया। पहला है टैरिफ क्लासिफिकेशन ऑफ सच गुड्स। कभी क्या होता है, जो आइटम हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वो सिमिलर आइटम में डिफरेंट रेट रहता है। जो टैरिफ क्लासिफिकेशन में एक आइटम होता है, हमारा जो असेसी जो इंपोर्ट करता है या जो एक्सपोर्ट करता है या डिपार्टमेंट, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो ये जो असेसी जो आइटम जो क्लासिफिकेशन में वो ये क्लासिफिकेशन बताता है, डिपार्टमेंट वो डिनाई करता है, नहीं वो क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है। तो असेसमेंट जब होगा वो टैरिफ क्लासिफिकेशन भी होगा, ये जो आइटम है जो इंपोर्ट किया गया है कौन सा टैरिफ क्लासिफिकेशन में आएगा, ये गुड्स कौन सा टैरिफ में आएगा, क्या रेट रहेगा, वो भी असेसमेंट में होगा। वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा, अभी हम किसका ऊपर देंगे ड्यूटी, जो वैल्यू डिटरमिन होगा, तो असेसमेंट में वो वैल्यू भी डिटरमिन होगा। पहले टैरिफ क्लासिफिकेशन, कौन सा ये आइटम कौन सा टैरिफ क्लासिफिकेशन होगा, कितना रेट लगेगा, वो होगा असेसमेंट में, वो डिसाइड होगा। वैल्यू अराइव होगा, कैसे डिटरमाइन करना वो भी होगा। और क्या होगा, अगर कोई कंसेशन दिया जाता है, कभी कभी कोई नोटिफिकेशन में कोई आइटम का ऊपर कोई कंसेशन है, अगर ऐसा कंसेशन है वो एप्लीकेबल होगा या नहीं वो आइटम का ऊपर। और जो कभी कभी हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो वो टाइम में क्या होता है ना, हमारा क्वांटिटी का ऊपर लगता है, क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम उसका ऊपर लगता है। सपोज अगर हमारा ड्यूटी लगेगा पर केजी से 10 रुपीज़ देना है, तो ये केस में ये जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी को भी इसमें असेसमेंट में वो भी डिसाइड किया जाएगा। जब कोई हमारा जो टैक्स क्वांटिटी, वेट या वॉल्यूम का ऊपर दिया जाता है, वो असेसमेंट में वो क्वांटिटी भी हमारा हम उसको अराइव करना पड़ेगा। तो असेसमेंट में क्या हो गया, पहले टैरिफ क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद टैरिफ क्लासिफिकेशन होने के बाद क्या हुआ, तो उसमें वैल्यू, कितना वैल्यू का ऊपर होगा वो भी असेसमेंट में ये डिटरमाइन होता है। उसके बाद अगर कोई एग्जम्पशन है ये आइटम का ऊपर, वो एप्लीकेबल है या नहीं वो भी डिटरमिन होगा। अगर कोई क्वांटिटी या वेट या वॉल्यूम का ऊपर हम कभी देते हैं, ये ड्यूटी देना पड़ता है, तो वो भी डिटरमाइन होगा। ओरिजिन भी डिटरमाइन होगा। कभी कभी होता है ना, कोई अगर हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सा ओरिजिन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन जब वो आता है तो डिफरेंट कंट्री को सेम प्रोडक्ट में भी डिफरेंट रेट रह सकता है। तो वो केस में कंट्री ऑफ ओरिजिन भी होगा, डिटरमिन होगा। जब कंट्री ऑफ ओरिजिन का हिसाब से अगर हमारा टैरिफ रेट चेंज हो जाता है, तो वो टाइम में ओरिजिन ऑफ सच गुड्स जो हम इंपोर्ट करेंगे उसका ओरिजिन भी डिटरमिन होगा। और लास्ट जो पॉइंट दिया गया असेसमेंट क्या दिया गया है, एनी अदर स्पेसिफिक फैक्टर व्हिच अफेक्ट ड्यूटी, टैक्स, सेस और एनी सम पेबल ऑन सच गुड्स। ये जो लास्ट जो पॉइंट है उसको अगर और कोई डिटरमिन करना है, और कोई हमारा ये स्पेसिफिक फैक्टर हमको डिटरमिन करना है जिसका ऊपर हम टैक्स ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी डिटरमिन होगा। तो असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट का ऊपर ही हमको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है, और असेसमेंट करता है डिपार्टमेंट, असेसमेंट करता है। तो ये जब असेसमेंट होता है, कोई भी गुड्स का असेसमेंट होता है, तब ये सब कंडीशन, सब चीज़ उस असेसमेंट में आ जाता है। वो टैरिफ क्लासिफिकेशन हो, कौन सा टैरिफ में आएगा, या वैल्यू कैसे डिटरमिन होगा, या अगर कोई एग्जाम्पशन मिल रहा है वो होगा या नहीं होगा, अगर कोई क्वांटिटी का ऊपर या वेट या वॉल्यूम का ऊपर ड्यूटी देना पड़ता है वो कैसे डिटरमिन होगा, या ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कौन सा कंट्री से आने से अगर हम ड्यूटी रेट ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन का हिसाब से ये डिटरमिन हो रहा है वो भी होगा। उसको ये सब कुछ छोड़ के अगर और कोई फैक्टर जिसका ऊपर हम कोई टैक्स ड्यूटी देना पड़ेगा वो भी डिटरमिन होगा। तो जब असेसमेंट होगा ये सारे पॉइंट,
ये सारे चीज़ असेसमेंट में आ जाएगा, उसका ऊपर हमको ड्यूटी देना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कोस्टल गुड्स डिफाइन क्या है। कोस्टल गुड्स क्या है? कोस्टल गुड्स वो है जो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, जो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, इंडिया का एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट को वो सामान जा रहा है। कोस्टल गुड मतलब सपोज अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं चेन्नई पोर्ट से मुंबई पोर्ट कर रहे हैं, हमारा वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, चेन्नई से हम मुंबई उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो हो गया कोस्टल गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स क्या है? गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अभी हम इंपोर्ट डिस्कस किए थे, बाहर से, बाहर कंट्री से कोई चीज़ हमारा इंडिया को आता है, वो हो गया इंपोर्ट। तो इंपोर्टेड गुड्स क्या है? जो बाहर कंट्री से हम जो गुड्स लाए इंडिया को, वो हो गया इंपोर्टेड गुड्स। लेकिन उसमें ये दिया गया, इट डज नॉट इंक्लूड्स गुड्स व्हिच हैज बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन। ये क्या होता है? लेकिन अगर हम इंपोर्ट गुड्स किए, उसको क्लियरेंस हो गया, क्लियरेंस मतलब कस्टम डिपार्टमेंट उसका ऊपर असेसमेंट हो गया, उसके ऊपर हम ड्यूटी पेमेंट कर दिए। ड्यूटी पेमेंट करने का बाद इंडिया में वो कंजप्शन होगा, इंडिया में वो यूज होगा। कंजप्शन मतलब वो यूज होगा, होम कंजप्शन मतलब वो जो हमारा इंपोर्टेड गुड्स आया था उसका ऊपर हम ड्यूटी पेमेंट कर दिए, उसका बाद कस्टम उसको क्लियर कर दिया, क्लियरेंस दे देगा, आप इंडिया में उसको यूज हो जाएगा, यूज कर सकते हैं। तो ये जो गुड्स क्लियर हो चुका है, इंपोर्टेड गुड्स था लेकिन क्लियर हो चुका है, उसको नहीं माना जाएगा इंपोर्टेड गुड्स। उसकी इंपोर्टेड गुड्स मतलब जो गुड्स बाहर से इंडिया को लाया गया, लेकिन अगर वो जब तक वो क्लियरेंस नहीं हुआ है फॉर होम कंजप्शन, एक बार वो क्लियर हो गया तो फिर वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है। जो अगर कस्टम में वो क्लियर कर दिया, ड्यूटी पेमेंट हो गया, कस्टम क्लियर कर दिया फॉर होम कंजप्शन, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इंपोर्टेड गुड्स में। तो ये इंपोर्टेड गुड्स का डेफिनेशन। अभी हम आगे देखते हैं कस्टम एरिया। कस्टम एरिया क्या है? कस्टम एरिया होता है एरिया ऑफ ए कस्टम स्टेशन। जो अगर कस्टम स्टेशन का जो एरिया है वो कस्टम एरिया होता है, लेकिन इंक्लूड्स, उसमें कोई इंक्लूड, वो एक एरिया क्या है जिसमें हमारा कोई गुड्स रहता है, जिसमें हमारा इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्ट गुड्स रहता है नॉर्मली, जब क्लियरेंस से पहले जहाँ पे रखा जाता है। कस्टम एरिया मतलब कस्टम स्टेशन का एरिया प्लस जो एरिया में कोई इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्ट गुड्स हम रखते हैं कस्टम अथॉरिटी क्लियरेंस के लिए, वो एरिया भी कस्टम एरिया। कस्टम स्टेशन प्लस जो एरिया में हम रखते हैं इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्ट गुड्स, ये कस्टम अथॉरिटी को क्लियरेंस के लिए, वो एरिया को भी कस्टम एरिया बोलते हैं। कस्टम स्टेशन क्या है? ये सब ये जो टर्म्स हम आगे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। कस्टम स्टेशन क्या है? कोई कस्टम पोर्ट हो सकता है, अगर हम बाई सी कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, कस्टम पोर्ट हो सकता है। बाई सी होने से कस्टम स्टेशन मतलब एनी कस्टम पोर्ट, और कस्टम एयरपोर्ट जब हम एयर में कर रहे हैं, या लैंड कस्टम स्टेशन अगर बाई लैंड हम कर रहे हैं, कोई व्हीकल में हम भेज रहे हैं तो लैंड कस्टम स्टेशन। तो ये एक पोर्ट हो सकता है, कस्टम एयरपोर्ट हो सकता है, या लैंड कस्टम स्टेशन हो सकता है। ये जो कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट या कस्टम स्टेशन, ये गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करेगा, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगा कौन सा पोर्ट हमारा कस्टम पोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट कस्टम एयरपोर्ट है, कौन सा एरिया कस्टम स्टेशन है, लैंड कस्टम स्टेशन है, ये गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगा। तो कस्टम पोर्ट क्या है उसको भी डिफाइन किया गया। एनी पोर्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 है। अंडर सेक्शन 7 में वो ये बताया गया जो एरिया, जो पोर्ट को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो हो गया कस्टम पोर्ट। एनी पोर्ट appointed under section 7A and includes any area appointed under section 7AA to be an inland custom depot। ये inland custom depot क्या होता है? जो कस्टम पोर्ट होता है सॉरी, जो कस्टम पोर्ट होता है वो तो हमारा जहाँ पे पोर्ट है, वो सी, ये वो कभी भी ये हमारा जो पोर्ट होगा, जो स्टेट में जो स्टेट पे जो जिसमें सी शोर है, वो एरिया में किसी का पोर्ट है, वो कस्टम पोर्ट है। जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप पोर्ट हो गया, वो तो जहाँ पे हमारा कोस्टल लाइन है उधर वो पोर्ट है। लेकिन इनलैंड कस्टम डिपो क्या है? लेकिन जहाँ पे जो स्टेट में वो ये लैंडलॉक्ड है, उसका जो सी लाइन नहीं है, तो वो केस में गवर्नमेंट एक प्रोविजन दिया गया है। तो इनलैंड कस्टम डिपो एक एरिया को वो डिक्लेयर करेगा, ये आईसीडी है, इनलैंड कस्टम डिपो। जैसे कस्टम पोर्ट में हम जैसे जो कस्टम अथॉरिटीज है उसको क्लियर करते हैं, सामान को क्लियर करते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए, ये कस्टम इनलैंड कस्टम डिपो भी वो कस्टम पोर्ट माना जाएगा। वो एरिया में भी अगर
कोई अगर आइटम हमको चेन्नई भेजना है, से हम इसको चेन्नई पोर्ट में भेजना है, इंस्टेड ऑफ चेन्नई पोर्ट में जो कस्टम का जो काम होना चाहिए, जो जो वेरिफिकेशन होना चाहिए, कस्टम अथॉरिटी जो जो काम करना चाहिए, वो काम हमारा इनलैंड कस्टम डिपो में हो जाएगा। तो कस्टम पोर्ट मतलब जो पोर्ट डिक्लेयर किया गया है, नोटिफाई किया गया है, गवर्नमेंट जो नोटिफाई किया गया, प्लस इनलैंड कस्टम डिपो। ये कोई इनलैंड कस्टम डिपो मतलब कोई स्टेट में कोई एरिया को इनलैंड कस्टम डिपो वो डिक्लेयर किया है, और जैसे हम पोर्ट में जो काम होता है वो इनलैंड कस्टम डिपो में भी वो काम हो जाएगा, और जो कस्टम अथॉरिटी जो काम करेंगे वो तो, और इनलैंड कस्टम डिपो से वो मटेरियल फिर जो कस्टम पोर्ट को जाना है वो जाएगा। तो वो मटेरियल हमको जाके चेन्नई में देना जरूरी नहीं है, इनलैंड कस्टम पोर्ट में देने से भी कस्टम अथॉरिटी जो वेरिफिकेशन करना है, जो क्लियरेंस देना चाहिए, कस्टम डिपो में हो जाएगा। इसको आईसीडी बोलते हैं, नॉर्मल टर्म से आईसीडी हम बोलते हैं, मतलब इनलैंड कस्टम डिपो। एयरपोर्ट क्या है? जो कस्टम एयरपोर्ट क्या है, जो भी वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, कौन सा एयरपोर्ट कस्टम पोर्ट होगा उसको नोटिफाई करेगा, इंक्लूडिंग एयर फ्रेट स्टेशन, जहाँ पे सामान जा रहा है, एयर फ्रेट स्टेशन। तो वो कोई जो एयरपोर्ट को गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है, या जो एयर फ्रेट स्टेशन को गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है, वो हो जाएगा कस्टम पोर्ट। तो ये कस्टम एरिया, कस्टम स्टेशन और कस्टम पोर्ट अभी ऐसे ही डिफाइन किया गया है कस्टम एक्ट में। अभी हम ये डिस्कस करते इंडिया क्या है, इंडिया क्या डिफाइन किया गया है। इंडिया जो हमारा कश्मीर टू कन्याकुमारी और पूरा जो हमारा लैंड है, लैंड जो एरिया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो लैंड एरिया है पूरा इंडिया का, वो प्लस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब सिर्फ हमारा लैंड नहीं है, टेरिटोरियल वाटर मतलब इंडिया को डिफाइन किया गया है। टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या है? हमारा जो लैंड बेस है प्लस टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी। तो इंडिया को जो डिफाइन किया गया कस्टम के लिए वो है हमारा जो लैंड है, मतलब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, प्लस टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब हमारा जो बेसलाइन है, जो हमारा सब आप ये समझिए, जो हमारा सी का अंदर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है। तो सिर्फ लैंड नहीं है, सी का अंदर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर है, वो है हमारा इंडिया। तो लैंड प्लस टेरिटोरियल वाटर सी का अंदर 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। तो हमारा इंडिया जो डिफाइन किया गया कस्टम के लिए, तो लैंड प्लस समुद्र का अंदर, सी का अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया उसको माना जाता है, और उसको हमारा इंडिया का वो पार्ट है। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स मतलब वो 12 नॉटिकल माइल्स सी का अंदर हो जाएगा। सी भी हमारा इंडिया को डिफाइन किया गया है 12 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल इनटू द सी फ्रॉम द बेसलाइन। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा क्या हो गया? टेरिटोरियल वाटर्स हो गया। लेकिन जो बेसलाइन से मतलब हमारा जो सी शोर से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या है? ये हमारा इंडिया हैज एक्सक्लूसिव राइट इन दैट एरिया। इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, और दूसरा कंट्री का नहीं है। वो एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो 200 नॉटिकल माइल्स सी का अंदर है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, वो एरिया हमारा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हमारा नहीं है, इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा हमारा राइट है। इंडिया हैज एक्सक्लूसिव राइट इन दैट एरिया, वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हाई सीज क्या होता है? बियॉन्ड एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी इज हाई सीज। जो 200 नॉटिकल माइल्स का बाद जो एरिया है, समुद्र में जो एरिया, सी में जो एरिया 200 नॉटिकल माइल्स आगे जो एरिया है, उसको बोला जाता है हाई सीज। हाई सीज इंडिया का नहीं होता है। हाई सीज ऑल कंट्रीज, सब कंट्री का जो हाई सीज है वो एरिया में इक्वल राइट्स है, वो सबका है, सब कंट्री का इक्वल राइट्स है हाई सीज। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 12 नॉटिकल माइल्स तक
इंडिया टेरिटोरियल वाटर से, जिसको इंडिया माना जाएगा, और 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा जो एरिया है वो हो गया हमारा हाई सीज, जिसका ऊपर सब कंट्री का इक्वल राइट रहेगा। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है? वो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, होल ऑफ इंडिया मतलब इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड टेरिटोरियल वाटर्स। अभी जो इंडिया का डेफिनेशन में हमारा टेरिटोरियल वाटर्स में आ रहा है, तो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कौन सा एरिया को इंक्लूड नहीं होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो एरिया प्लस 100% ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, वो एरिया को छोड़ के डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब होल ऑफ इंडिया होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। फॉरेन गोइंग वेसल एंड एयरक्राफ्ट मतलब जो वेसल एंड एयरक्राफ्ट हमारा इंडिया का कोई पोर्ट या एयरपोर्ट से कैरेज ऑफ पैसेंजर या गुड्स लेके कोई फॉरेन पोर्ट को जा रहा है, कोई फॉरेन पोर्ट को जा रहा है या एयरपोर्ट को जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, फॉरेन गोइंग, बाहर जाने वाला, फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। तो फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट मतलब कोई एयरक्राफ्ट और वेसल अभी जो कोई engaged in carriage of goods or passenger between any port or airport in India and any port or airport outside India। तो इंडिया से जो एयरक्राफ्ट या वेसल जा रहा है और कोई कंट्री को जा रहा है, तो वही हो गया फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। लेकिन उसमें इंक्लूड्स और कुछ चीज़ को ये तो जो वेसल और एयरक्राफ्ट हमारा कोई इंडिया का पोर्ट से जा रहा है या एयरपोर्ट से दूसरा कंट्री को जा रहा है या कंट्री का पोर्ट को जा रहा है या एयरपोर्ट को जा रहा है, इंक्लूड्स उसमें और इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और क्या क्या इंक्लूड होगा? फॉरेन गोइंग वेसल, एनी नावल वेसल ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन एनी नावल एक्सरसाइज। अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट का कोई नावल एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट करता है, इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन नेवी का साथ वो मिलके वो नावल एक्सरसाइज कर रहा है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, वो भी फॉरेन गोइंग वेसल। तो एनी नावल वेसल ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन एनी नावल एक्सरसाइज, एनी वेसल एंगेज इन फिशिंग और एनी अदर ऑपरेशन आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, उसको भी फॉरेन गोइंग वेसल माना जाएगा। और एनी वेसल और एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्पस व्हाट्सोएवर। तो ये जो पहले ये बताया गया, कोई वेसल और एयरक्राफ्ट इंडियन एयरपोर्ट या पोर्ट से दूसरा कंट्री का जा रहा है, पोर्ट या एयरपोर्ट को जा रहा है, प्लस ये तीनों को भी फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट ट्रीट किया जाएगा। तो अभी फॉरेन गोइंग वेसल एंड एयरक्राफ्ट का डेफिनेशन हम डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस करते हैं पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज मतलब क्या है? पर्सन इन चार्ज मतलब जो कन्वेंस में हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका जो इंचार्ज है, पर्सन इन इंचार्ज। इसमें स्पेसिफिकली बताया गया कौन सा केस में कौन है पर्सन इंचार्ज। इन रिलेशन टू ए वेसल, जब कोई वेसल में तो कौन पर्सन इंचार्ज होगा? मास्टर ऑफ द वेसल। अगर कोई एयरक्राफ्ट, इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का पर्सन इंचार्ज कौन होगा? द कमांडर और पायलट इंचार्ज। जो पायलट होगा या जो कमांडर है उसका वो होगा पर्सन इंचार्ज। ये पर्सन इंचार्ज, ये कभी अगर कोई रेलवे कोई ट्रेन है तो वो केस में कौन होगा पर्सन इंचार्ज? जो गार्ड, कंडक्टर और गार्ड और अदर पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, जो उसको ट्रेन को जो चला रहा है, जो मेन वो डायरेक्शन दे रहा है, ड्राइवर नहीं, गार्ड होता है कोई ट्रेन का जो कंट्रोल जिसका पास रहता है, गार्ड का पास रहता है, तो गार्ड इंचार्ज रहता है। तो और इन रिलेशन टू एनी अदर कन्वेंस द ड्राइवर और अदर पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस। तो ये पर्सन इंचार्ज मतलब जो हम पहले डिस्कस किए थे, कन्वेंस जब हम कोई लैंड में भेज रहे हैं या कोई व्हीकल में भेजेंगे, तब अगर कोई सी में भेजेंगे तो कोई वेसल है, या कोई एयर में भेजेंगे ये एयरक्राफ्ट है, तो ये पर्सन इंचार्ज में किसको माना जाएगा? क्योंकि ये जो पर्सन इंचार्ज, ये जो कस्टम एक्ट में उसका ऊपर बहुत लाइबिलिटी है, क्योंकि वो बहुत कुछ काम पर्सन इंचार्ज करना चाहिए। तो पर्सन इंचार्ज नहीं तो लाइबल होगा फॉर एक्शन इन अंडर कस्टम एक्ट, इसलिए पर्सन इंचार्ज डिफाइन किया गया है। पर्सन इंचार्ज कौन होगा? तो ये जो डेफिनेशन जो कस्टम में था, जो हमारा ये सीएमए इंटर के लिए जो कस्टम का जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो एप्लीकेबल है, वो डेफिनेशन आज हम डिस्कस किए। इसका बाद भी और कुछ डेफिनेशन है, ये वीडियो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम
इसमें ये आज कंप्लीट करता हूँ मैं। आगे भी और कुछ डेफिनेशन है, मेरा सेकेंड वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूँगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।